ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सरकार की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना का लाभ न मिलने से जनता परेशान। सरकारी विभागों से निराश लाभार्थियों ने लगाई सपा शहर अध्यक्ष से गुहार। जन जागरण रैली के माध्यम से कांग्रेस ने भाजपा को दिखाया आईना। बैलगाड़ियों में बैठकर निकाला काफिला, मोदी सरकार की उड़ाई खिल्ली। दीवानी हवालात में पेशी पर आए दो कैदी आपस में भिड़े। ब्लेडबाजी में एक कैदी गंभीर घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। और ताज परिसर में लगे लैंप पोस्ट से किसको मिलेगा फायदा? सैलानियों को नहीं मिलता रात में ताजमहल देखने का अवसर। और अब खबरें विस्तार से। दीवानी न्यायालय स्थित हवालात में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पेशी के लिए लाए गए कैदियों में से दो कैदी आपस में भिड़ गए और एक कैदी ने दूसरे को ब्लेड मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में पुलिस ने घायल कैदी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आगरा के दीवानी न्यायालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां पेशी पर लाए गए कैदियों में दीवानी परिसर के अंदर बनी हवालात में ब्लेडबाजी हो गई। दरअसल आगरा की जिला जेल से हिमांशु और ओम यादव उर्फ रामू नाम के कैदियों को अन्य कैदियों के साथ दीवानी पर पेशी के लिए लाया गया था। ये दोनों कैदी जब हवालात में थे तभी इन दोनों के बीच ब्लेडबाजी शुरू हो गई, जिसमें रामू नाम का कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आगरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घायल हुए कैदी रामू ने जेल में बंद सोनू पंडित की शिकायत की थी कि वो जेल में चरस बिकवा रहा है। इसी बात को लेकर सोनू पंडित के साथी हिमांशु ने ब्लेड से उस पर हमला किया। अब सवाल ये उठता है कि कैदी के पास ब्लेड कहां से आया, लेकिन जिस तरह से दीवानी परिसर के अंदर पुलिसकर्मियों के बीच ये घटना होती है, उससे जेल की सुरक्षा की कार्यप्रणाली पर जरूर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। आगरा में कारों पर विज्ञापन के नाम पर लाखों का फर्जी बाड़ा हुआ है। फ्री ईएमआई कार का सपना दिखाकर आवास विकास कॉलोनी में ऑपरेट कर रही एक कंपनी सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर फरार हो गई है। कंपनी प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसके बाद ठगी का शिकार हुए ग्राहकों ने कंपनी के कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। कार तुम्हारी किश्त हमारी स्लोगन के झांसे में आकर आगरा के सैकड़ों लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई तो गंवा ही दी, वहीं अब महंगी गाड़ियों की ईएमआई भी उनके गले पड़ गई है। आगरा में आवास विकास स्थित उक्त कंपनी पिछले 2 साल से ऑपरेट कर रही थी और करीब 500 लोगों को अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां दिला चुकी है। फ्री ईएमआई के बदले उक्त कंपनी गाड़ी खरीदने वाले व्यक्ति से 31,000 लेती थी। इसके बदले कंपनी उक्त कार में एक जीपीएस लगाती थी। कंपनी ने ग्राहकों को हर माह कम से कम 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाने की सूरत में कार के चारों डोर पर विभिन्न कंपनियों के स्टिकर नुमा विज्ञापन प्रकाशित करने और इसके एवज में उनकी ईएमआई वहन करने का वादा किया था। कंपनी उपभोक्ताओं को ईएमआई फ्री योजना के झांसे में लाकर उन्हीं के नाम से बैंक या फिर किसी फाइनेंस कंपनी के मार्फत ऋण दिलवाने के लिए फाइल तैयार करवाती थी और अपना शुल्क बिना किसी लिखित करार के ले रही थी। कंपनी ने भी लोगों को भरोसा जीतने के लिए 2 माह तक ईएमआई की राशि बैंक खातों में डाल दी। अब सैकड़ों लोगों को चूना लगाकर ये कंपनी रफू चक्कर हो गई है। मंगलवार को ठगी का शिकार हुए दर्जनों उपभोक्ता आवास विकास स्थित उक्त कंपनी के कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। कार्यालय में सिर्फ महिला स्टाफ मिला, जो थोड़ी देर बाद हड़बड़ी में कार्यालय बंद करके चलता बना। पीड़ित अब पुलिस के आगे अपने साथ हुई धोखाधड़ी के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा था कंपनी के लिए कि 31,000 रुपये इनको दो, जिसमें कि 10,000 11,000 रुपये के जीपीएस लगाएंगे और 21 या 20,000 रुपये ये रिफंडेबल वापस करेंगे। लेकिन उसी बिना पे ये हमारे गाड़ी पे ऐड लगाएंगे और उसके हमें मंथली गाड़ी का ईएमआई भरेंगे। 10,500 की मेरी किस्त थी, वो भरते थे। उसके बाद 2 महीने इन्होंने देने के बाद उसके बाद इनके चेक बाउंस हुआ लगे हुए हैं। 2 चेक मेरे बाउंस हो चुके हैं। अब मैं कंपनी चक्कर काट रहा हूँ। आज सुबह मेरी बात हुई थी, आकर देखा तो कंपनी पे ताला है। इनके यहाँ ऑफिस में आके हमने अखबार में पढ़े, ऑफिस में आए, यहाँ जानकारी की, हमने 25% जमा करी है, बाकी की किस्तें हम भरेंगे।
और आप जो है 1500 किलोमीटर गाड़ी चला के दो। हमारे 2 चेक तो हमारे वही है बैंक का वही नहीं हुए, 31,000 जमा करें, 1 चेक पास हुआ है। मेरे 2 चेक बाउंस हुए हैं पूरन सिंह के नाम से। यहाँ इतने सारे कस्टमर्स हैं, सारे में चेक बाउंस हुए हैं। फ्री ईएमआई के नाम पर ग्राहकों से धोखाधड़ी कर फरार हुई कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे पीड़ित लोगों की शिकायत पर अब पुलिस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। हाँ, अभी ये संज्ञान में आया है। कुछ पीड़ितों से अब इस संबंध में एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, उसकी जांच की जा रही है और अगर पाया जाएगा कि इन्होंने फ्रॉड किया है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बैंक में रखे धन की सुरक्षा की बात होती है तो भरोसा होता है वहां तैनात सुरक्षा कर्मी पर, लेकिन जब इनके पास सुरक्षा के हथियार ही जंग खाए हुए हों तो आप क्या कहेंगे? आखिर कैसे होती है बैंक में हमारे खून पसीने की कमाई की सुरक्षा? देखिए ताज न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। बुरे वक्त के लिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन जब बात बैंकों की सुरक्षा की हो तो लाजमी है कि बैंकों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हथियार 24 घंटे तैयार रहने चाहिए ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रह सके, जिसे लोग बड़े ही विश्वास के साथ बैंक में जमा कराते हैं। लेकिन जब बैंक के सुरक्षा कर्मी ही बैंक की सुरक्षा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करें तो क्या होगा? ऐसे में यदि कोई लुटेरा या हमलावर बैंक पर धावा बोल दे तो शायद सुरक्षा कर्मी बैंक की सुरक्षा करने में असमर्थ रहें, क्योंकि बैंक की सुरक्षा के लिए इन कर्मियों को विभाग द्वारा जो राइफलें मुहैया कराई गई हैं वो बेहद खस्ता हाल में हैं। ये राइफलें बुरी तरह जंग पकड़ चुकी हैं। इनके हालात ये हैं कि वक्त जरूरत पर राइफल चलने की नौबत आए तो राइफल जंग के कारण लोड भी नहीं हो सके। ये कहना हमारा नहीं, ये कहना है खुद बैंक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी का। से हम लोग सतर्क रहते हैं। ये घटिया स्तर का राइफल तो नंबर 1 का है, लेकिन इसकी साफ सफाई नहीं हो पाती है। इसके बावजूद हम इतने मुस्तैद रहते हैं कि हर घटना पर कोई भी घटना घटने पर सतर्क रहते हैं और घटना ना होने पाए इसके लिए हम तैयार रहते हैं। लेकिन ये भी प्रशासन की ये कमी के कारण ये गंदी राइफलें हमको यूज करनी पड़ी है। इसके लिए कोई फंड भी हमको नहीं दिया जाता है। हमने चौकी प्रभारी जी से कहा था कि इसके लिए कास्टिक के लिए पैसा आप उपलब्ध दे दीजिए, 20-50 रुपए खर्च होंगे। क्या होमगार्डी इस चीज़ के लिए वो रहेंगे कि जो 2 महीने बाद 3 महीने जो भत्ता मिलता है इसमें से ही ये राइफलें हम लोग ठीक कराएंगे। तो आपने सुना कि खुद बैंक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी क्या कह रहा है। इसके मुताबिक ये राइफलें तब की हैं जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे। ये राइफलें वो हैं जिन्हें पुलिस विभाग ने पुरानी होने के कारण रिटायर कर दिया और सुरक्षा विभाग ने इन राइफलों को बजाय सही कराने या मरम्मत कराने के बैंक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को दे दिया। इन राइफलों को देखकर साफ नजर आता है कि वक्त बढ़ने पर ये राइफलें इन सुरक्षा कर्मियों का साथ नहीं दे पाएंगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि विभाग अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। महापौर के करंट से टॉरेंट को लगेगा तगड़ा झटका, जिन्होंने नगर निगम को टॉरेंट से किराया वसूलने के निर्देश दिए हैं। महापौर इंद्रजीत आर्य ने कहा कि टॉरेंट के सब स्टेशन और शहर सीमा में लगे पोल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उसके प्रतिफल में निगम को कोई अदायगी नहीं की जाती। इस आदेश के बाद वर्ष 2010 से अब तक के किराए का टॉरेंट कंपनी को भुगतान करना होगा। आगरा जनपद में बिजली प्रदाता कंपनी टॉरेंट के खिलाफ अब नगर निगम ने भी कमर कस ली है, जिसके करंट से इस बार टॉरेंट को उल्टा झटका लगने वाला है। दरअसल शहर में टॉरेंट के बिजली के खंभे नगर निगम की जमीन पर गड़े हैं। यहां तक उसके सब स्टेशन भी निगम की भूमि पर बने हैं, पर उसके एवज में टॉरेंट पावर ने निगम को आज तक 1 रुपया भी बतौर किराया नहीं दिया। ऐसे में महापौर के आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन टॉरेंट पावर से 2010 से लेकर अब तक का किराया वसूलने की तैयारी में है। हमने कल नगर को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह टॉरेंट हमसे और बिजली का बिल चार्ज करती है, हम लोग पे करते हैं टॉरेंट के हिसाब से, ठीक उस तरह जितने हमारे आगरा शहर में शहर आगरा हमारा जहाँ जहाँ नगर निगम की जेल में पुल गड़े हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना लगाए हुए हैं, तो वो सबकी हम जांच करवा करके उनके ऊपर उनका हमने कहा कि उनसे टैक्स वसूली का काम किया जाए। इस संबंध में निगम प्रशासन भी इस राय से इत्तफाक रखता है, जिसके मुताबिक टॉरेंट बेशक शहर को बिजली सप्लाई करती हो, लेकिन वो एक निजी कंपनी है और किसी भी निजी कंपनी को मुफ्त में सरकारी भूमि का इस्तेमाल करने नहीं दिया जा सकता।
वहीं दूसरी ओर टोरेंट अपने बिल के बकायेदारी के लिए तो तुरंत मीटर उखाड़ने की कार्रवाई करने से नहीं चूकता, लेकिन अपनी बारी के लिए वर्ष 2010 से अब तक किराया अदायगी के होश नहीं। निजी कंपनी की इस हठधर्मिता के चलते नगर निगम उससे अब उसकी भाषा में बात करने की तैयारी में है। शहर के विकास को लेकर समाजवादी पार्टी ने जताई चिंता, जिसके चलते सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन कुरैशी ने पार्टी के पार्षद दल की बैठक बुलाई। उनके निवास पर संपन्न हुई मीटिंग में विभिन्न सरकारी कामों की समीक्षा हुई और नगर निगम के अलावा अन्य विभागों के कामों का सुपरविजन किए जाने की बात कही। नगर निगम पर शहर की साफ सफाई से लेकर कई जिम्मेदारियां होती हैं, जिसे लेकर सपा शहर अध्यक्ष ने अपने आवास पर सपा पार्षद दल की बैठक बुलाई। शहर में बारिश से होने वाले जलभराव और गंदगी की समस्या को लेकर शहर अध्यक्ष और पार्षदों के बीच लंबी बातचीत हुई। साथ ही संकल्प लिया गया कि 2016 तक ताज नगरी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है और गंदगी की समस्या से निजात दिलानी है। पार्षद दल की बैठक आज हमने जो बुलाई है, एक तो ये है कि ईद का मौका है और हम एक साथ हो जाए और 25 दिन हमें अध्यक्ष बने हुए हैं, तो हम आपस में बैठ के रूपरेखा तैयार कर लें कि आगरा का विकास किस तरह से होगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि शहर अध्यक्ष की बैठक कहां तक रंग लाती है, क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े वायदे हुए पर समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि रईसुद्दीन के शहर अध्यक्ष बनने के बाद से शहर की जनता में काफी आस बंधी है, जिनके द्वारा विभिन्न मसलों पर पूरी गंभीरता बरती जा रही है। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। और ब्रेक के बाद अगली खबर, समाजवादी पेंशन योजना को लेकर परेशान हो रही है शहर की जनता, जो सरकारी विभागों से निराश लौट रही है। इस संबंध में पीड़ित लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं की ही शरण ली। सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन के यहां पहुंचकर दर्जनों महिलाओं ने अपना दुखड़ा रोया, जिस पर सपा अध्यक्ष ने पात्र होने पर उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया है। समाजवादी पेंशन योजना न मिल पाने से परेशान लाभार्थियों ने सपा शहर अध्यक्ष रईसुद्दीन के आवास पर जाकर शिकायत की। शहर अध्यक्ष ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और जल्द ही पेंशन दिलाने का भरोसा दिलाया। ये लोग पिछले कई दिनों से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं, जहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पेंशन योजना का फॉर्म समाज कल्याण विभाग से उपलब्ध कराया जाता है। देखिए जिस तरह से ये आरोप लगाया इन्होंने, इसकी जाँच हम करवाएंगे। समाजवादी पार्टी के
जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, वो सब इसकी जांच करेंगे। और मैं सरकार से भी कहूँगा, यहाँ के माननीय डीएम साहब से और कमिश्नर साहब से, कि ऐसी भ्रमित लोग जो फोटो स्टेट करा के महिलाओं से 10-10, 20-20 रुपये ले रहे हैं, इनको तुरंत जेल की हवा खिलाएं। जो फॉर्म नहीं है, फॉर्म की फॉरेस्ट है, संदेह है कि आज शिकायत भी है कि किसी ने कोई कलेक्ट्री बाहर से लिया, कहीं से लिया, तो जब भी कोई सरकारी योजना आती है तो दलाल भी जो सक्रिय हो जाता है, फॉर्म शुरू हो जाता है। हम पूर्ण से मुस्तैद हैं, हम चाहते हैं कि योजना सही तरह सही हाथों में जाए। सपा शहर अध्यक्ष का कहना था कि जो लोग योजनाओं के नाम पर फॉर्म बेचकर धन अर्जित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मेयर इंद्रजीत आर्य भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों को स्वच्छ पानी और गंदगी रहित आगरा का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने निकाली जन जागरण रैली। कांग्रेस कार्यकर्ता इस क्रम में शहर कार्यालय पर जमा हुए और बैलगाड़ियों का काफिला निकालकर प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाया। उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि मोदी विदेशों की सैर कर रहे हैं और देश का किसान भूखों मर रहा है। शहर की सड़कों पर बैलगाड़ियों में सफर कर रहे ये लोग कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जिनकी ये जन जागरण यात्रा केंद्र सरकार के विरोध में निकाली जा रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि देश का किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, लेकिन देश की सरकार को उसकी परवाह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों के दौरे कर रहे हैं, जबकि देश की जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। सरकार बनने के बाद भी उनके द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुसार जो आदेश प्राप्त हुआ, उसी क्रम में हम आगरे के अंदर भी एक बहुत बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने जो विश्वासघात किया हिंदुस्तान के किसानों के साथ, आज विदेशों में घूम रहा है और यहाँ की कोई चिंता नहीं है। करोड़ों अरबों रुपए जो है वो विदेश घूमने में खर्च कर रहा है। जागरण अभियान चलाया जा रहा है, किसान बचाओ मोदी भगाओ। और ये हमारे जो मोदी जी ने झूठ बोल के जनता को गुमराह करके जो सत्ता हासिल की थी, उसे हम कांग्रेस के लोग नहीं रहने देंगे। कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के लिए देश की सरकार को निशाने पर लिया। विकास की बातों को हवाई बताते हुए जिन्होंने सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया, उन्होंने कहा कि इस जन जागरण रैली के जरिए वो जनता को मोदी की असलियत बताने निकले हैं। और आगरा और यूपी ही नहीं, उनका ये आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, जिसमें वरिष्ठ नेता भी सरकार की नीति और नियति का खुलासा करने का काम कर रहे हैं। बार और बेंच के संबंधों में आई दरार से बेहद आहत हैं कलेक्ट्रेट बार के अधिवक्ता, जिन्होंने एसोसिएशन की जनरल हाउस की मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार की कड़े शब्दों में निंदा की। अधिवक्ताओं की इस मीटिंग में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और तय किया गया कि अधिकारियों के बर्ताव को लेकर उच्चाधिकारियों से कमेटी बनाकर वार्ता की जाएगी। जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खंडपीठ की स्थापना आगरा में होनी चाहिए। इस बात के लिए केंद्रीय नेतृत्व अगर हमें आश्वस्त अगर करता है, वहाँ बुलाता है कि खंडपीठ की स्थापना जसवंत सिंह रिपोर्ट के अनुसार आगरा में होगी, इसके तहत ही आंसर हमारा टूटा। लेकिन आज जब बात हुई है अधिकारियों ऊपर केंद्रीय नेतृत्व से, उसमें माननीय कानून मंत्री जी के द्वारा 11 बजे का समय कल का निर्धारित हुआ है। शुरुआत हुई है अजय सिंह के माध्यम से और समझ सकते हैं कि बिल्कुल हम सफलता के बड़े निकट हैं और माननीय बाबूलाल जी के माध्यम से सांसद जो फतेहपुर सीकरी हैं, उनसे निश्चित सी बात है कि हमें सफलता मिलेगी और उनका आशीर्वाद रहेगा। देखिए, संघर्ष समिति की मांग शुरू से ये रही है कि आगरा में माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना होनी चाहिए और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने जो है प्रयास करने का हमको आश्वासन दिया। लेकिन जो हमारे मौजूदा सांसद हैं चौधरी बाबूलाल जी, वो इसमें गंभीरता से लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। एनजीटी की सख्ती के बाद चिन्हित किए गए डूब क्षेत्र के निर्माणों पर एडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बल्केश्वर क्षेत्र के महादेव मंदिर के पास बने पालीवाल गैस गोदाम पर एडी ने तोड़फोड़ की और कार्रवाई को अंजाम दिया और साथ ही अपने मंसूबे भी साफ कर दिए कि अब डूब क्षेत्र में बने निर्माणों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस दौरान गोदाम स्वामी ने सिफारिशों की कोशिश भी की, लेकिन उसकी एक नहीं चली। डूब क्षेत्र की सख्ती के बाद एडीए की कार्रवाई भी एक बार फिर से शुरू हो गई है। मंगलवार को दयालबाग के डूब क्षेत्र में कार्रवाई के बाद बुधवार को एडीए का महाबली बल्केश्वर के महादेव मंदिर के सामने बने पालीवाल गैस गोदाम पर जमकर बरसा। यहाँ गोदाम स्वामी ने यमुना के डूब क्षेत्र में दीवार का निर्माण कर अपनी सीमा बढ़ा ली थी, जिसके बाद एडीए के कई बार नोटिस देने के बावजूद गोदाम स्वामी ने इसे नहीं तोड़ा।
इतना ही नहीं, पालीवाल गैस गोदाम के स्वामी ने बिना इजाजत और नक्शा पास कराए यहां गोदाम का निर्माण करा लिया, जिसे अवैध बताते हुए एडी अधिकारियों ने गोदाम को जमींदोज कर दिया। हालांकि गोदाम स्वामी लगातार सिफारिशों की कोशिश करता रहा और गोदाम खाली करने के नाम पर समय बर्बाद करता रहा, जिस पर आपत्ति जताते हुए एडी अधिकारियों ने जैसे ही गोदाम को तोड़ने के आदेश जारी किए, गोदाम स्वामी की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और देखते ही देखते महाबली ने गोदाम को तोड़ते हुए ध्वस्त कर दिया। मौके पर मौजूद एसीएम फर्स्ट पीडी गुप्ता का कहना था कि एनजीटी के आदेश पर एडी की कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई चिन्हित किए गए निर्माणों के ध्वस्तीकरण तक जारी रहेगी। एनजीटी में जो डायरेक्शन दिए गए हैं, डूब क्षेत्र में जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट आए हैं उन्हीं को तोड़ा जा रहा है और ये कल से अभियान शुरू हो गया है। आज अभियान का दूसरा दिन है और आज ये आप सामने देख रहे हैं जो ये गैस गोदाम बना हुआ है, ये एडीए के द्वारा स्वीकृत नहीं है और इसीलिए इसको तोड़ा जा रहा है। एडीए को आशंका थी कि दीवार गिराए जाने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एडीए ने पहले से ही पुलिस बल का इंतजाम भी कर रखा था ताकि किसी तरह के विरोध की गुंजाइश न रहे। वहीं इस पूरी कार्रवाई को एसीएम प्रथम के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। आगरा को भी स्मार्ट सिटी बनाए जाने की उम्मीद बढ़ने लगी है। लखनऊ में बैठक में हिस्सा लेकर आए नगर आयुक्त 13 शहरों में आगरा शहर का नाम शुमार होने पर शहरवासियों के लिए गर्व की बात कह रहे हैं। नगर आयुक्त का कहना था कि अब आगरा नगर निगम के लिए चुनौती कठिन हो गई है, इसलिए अब शहर के लिए नई योजनाएं बनाकर इसे स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। यूं तो आगरा ताजमहल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन बावजूद इसके आज भी आगरा को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका। केंद्र सरकार की 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाए जाने की योजना में शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से चुने गए 13 शहरों में से आगरा का नाम शामिल होने पर सरकार के आदेश पर नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह लखनऊ बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे और आगरा का पक्ष रखा। बैठक से लौटे नगर आयुक्त का कहना था कि आगरा के लिए ये गर्व की बात है कि पूरे प्रदेश से चुने गए 13 शहरों में से आगरा का नाम भी है और उम्मीद है कि केंद्र सरकार को भेजे जाने वाली सूची में आगरा का नाम शामिल होगा। भारत सरकार ने पूरे देश से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने का एक परियोजना बनाई है। उस परियोजना के आधार पर अपने उत्तर प्रदेश के लिए 13 नगरों का चयन किया जाना है। इनका क्राइटेरिया भारत सरकार के द्वारा आबादी रखा गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से उसको 13 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए कोटा आवंटित हुआ है। इन 13 शहरों में आगरा नगर निगम ने भी प्रतिभाग किया कि हमारा चयन भी स्मार्ट सिटी के रूप में किया जाए। इतना ही नहीं, नगर आयुक्त का कहना था कि ये गर्व जितना बड़ा है उतनी ही चुनौती भी निगम के लिए बड़ी है, क्योंकि अभी निगम के नंबर बेशक ज्यादा ना हो, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद मुकाबला ज्यादा कड़ा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई योजनाओं को शामिल किया जाएगा ताकि आगरा को इसका लाभ मिल सके और आगरा स्मार्ट सिटी बन सके। तो आगरा नगर निगम ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष और हमें पूरी आशा है कि चूंकि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं तो हमारे शहर का चयन, आगरा नगर निगम का चयन, आगरा शहर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में द्वितीय चरण में भारत सरकार को भेजे जाते समय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और यदि वो कर लिया जाता है तो फिर भारत सरकार की टीम आकर ये निरीक्षण करेगी कि हमने जो क्लेम किया था, मार्क्स जिस आधार पर हमने क्लेम किए थे, वो सारी सुविधाएं हम वास्तव में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर हम दे रहे हैं तो हमारा चयन होगा। गौरतलब है कि अगर आगरा स्मार्ट सिटी बनता है तो आगरा के पर्यटन को काफी फायदा होगा और पर्यटन के बढ़ने से लोगों को रोजगार के साथ साथ पर्यटन पर छाई मंदी के बादल भी छटने की उम्मीद है। प्रदेश और केंद्र सरकार जहां आगरा शहर को विश्व के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में एक अलग ही पहचान देने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं महत्वाकांक्षी योजना के लिए आए करोड़ों रुपए को विभाग यूं ही बर्बाद करने में लगा है। विभाग का पैसा ऐसे विकास कार्य में लगाया जा रहा है जिसका कोई औचित्य नहीं। आगरा शहर जहां हर दिन हजारों की तादाद में देशी विदेशी सैलानी ताज का दीदार करने के लिए आते हैं और यहाँ के अनुभवों को अपने कैमरों में कैद करके ले जाते हैं, तो वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार आगरा शहर को विश्व के मानचित्र पर पर्यटन नगरी के रूप में उभारने की जुगत दिन रात लगा हुआ है। बीते 1 साल से ताजमहल परिसर का विकास कार्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत चल रहा है, जिसके लिए करीब 185 करोड़ रुपए का बजट तय है। लेकिन क्या वाकई में इस पैसे का सही इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सच में इस पैसे का वही इस्तेमाल हो रहा है जो होना चाहिए? अगर हाँ,
तो आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाते हैं जिस पर पैसा खर्च कर शायद विभाग तो अपनी पीठ थपथपा रहा होगा, लेकिन जब इस पर विचार करा जाए तो कहीं न कहीं इसे पैसे की बर्बादी ही लगेगी। ये है ताजमहल का पूर्वी प्रवेश द्वार, जहाँ पर महत्वाकांक्षी योजना के तहत लैंप पोस्ट लगाने का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है। मुगलिया इतिहास को बयां करते ये लैंप पोस्ट लाखों रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। इस एक लैंप पोस्ट की कीमत लाखों रुपए में है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन यदि इन लैंप पोस्टों को आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये पैसे की बर्बादी ही है, क्योंकि ये लैंप पोस्ट रात के वक्त में जलेंगे, जिसके झरोके में से लाइट बाहर आएगी, लेकिन शायद कोई भी सैलानी इन लैंप पोस्ट को कभी जलता हुआ नहीं देख पाएगा, क्योंकि जब ये जलेंगे उस वक्त ताजमहल में प्रवेश बंद हो चुका होगा, जिससे कि ये लाजमी है कि कोई भी सैलानी इस रास्ते नहीं आएगा और ये लैंप पोस्ट सैलानियों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाएंगे। देखा जाए तो लाखों रुपए की लागत से बने ये लैंप पोस्ट पैसे की बर्बादी ही है। विभाग चाहता तो इन पैसों में इससे कई गुना बेहतर और सुंदर लैंप पोस्ट इनसे भी कम कीमतों में लगा सकता था और शेष पैसे को पर्यटकों की सुविधा के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता था। लेकिन जनता के पैसे की बर्बादी विभाग किस कदर कर रहा है, ये इन लैंप पोस्टों से पता चलता है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जहां आगरा शहर को विश्व के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में एक सुंदर और बेहतर रूप बनाने की जुगत में लगा है, तो वहीं आज प्रदेश सरकार के ये कर्मचारी जो कि इस ताज परियोजना को अंजाम दे रहे हैं, वो पैसे का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। देखा जाए तो एक तरीके से पैसे की बर्बादी हो रही है। ताज परियोजना के तहत जहां पूर्वी गेट के पास में ये लाखों रुपए की लागत से खंबे बनाए जा रहे हैं, जिनको एक तरीके से देखा जाए तो रात में चमकने के लिए बनाया जा रहा है। इनके अंदर जो LED बल्ब लगाए जाएंगे, उसकी कीमत अगर आप आंखें तो उसकी कीमत बाजार में 5,000 रुपए है। वहीं अगर पर्यटन की दृष्टि से इन खंभों को देखें तो इन खंभों का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये खंभे जब जलेंगे तो वो रात में जलेंगे, जिन्हें शायद कोई सैलानी नहीं देख पाएगा, क्योंकि रात के वक्त में ताज दीदार नहीं किया जाता। अब देखने वाली बात यह है कि वाकई में प्रदेश सरकार और ये विभाग जो कि ताज परियोजना को अंजाम दे रहे हैं, इस पैसे का कितना सदुपयोग करते हैं। शिखा श्रीवास्तव, ताज न्यूज, आगरा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।